सोचिए, साल है 2026, महीना जनवरी का, और अचानक अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में एक ऐसा भूचाल आता है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को हिलाकर रख देता है। पूरी दुनिया इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अब देखिए, ये मामला कितना संगीन है, इसका अंदाज़ा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। एक बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा है, और मैं उन्हीं के शब्दों में बताता हूं, कि अगर अमेरिका ने जोर ज़बरदस्ती की तो 1945 के बाद से जो नियमों पर आधारित दुनिया चल रही थी वो ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगी, और फिर शुरू होगा एक नया दौर जहां बड़ी ताकतें बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे से भिड़ेंगी। तो सवाल उठता है कि इस पूरी उथल पुथल की जड़ क्या है? इसकी जड़ है डोनरो डॉक्ट्रिन। अब ये क्या है? ये असल में 19वीं सदी की पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही एग्रेसिव नया अवतार है। मनरो डॉक्ट्रिन का मकसद था यूरोप की ताकतों को अमेरिकी महाद्वीपों से दूर रखना। लेकिन ये नया वर्जन ये तो पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और यहां तक कि आर्कटिक के इलाकों पर भी अमेरिका का एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि इस डॉक्ट्रिन का पहला शिकार कौन बना। कहानी शुरू होती है वेनेजुएला से, जहां इस नई पॉलिसी को पहली बार, और वो भी बहुत हिंसक तरीके से लागू किया गया। तारीख थी 3 जनवरी 2026। अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से हमला हुआ। वेनेजुएला के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम बरसाए गए, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रेसिडेंट मादुरो को पकड़कर सीधा न्यूयॉर्क ले जाया गया। सब कुछ ही घंटों में खत्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर वेनेजुएला ही क्यों? अमेरिका ने इसी देश को क्यों चुना? देखिए, इस हमले के पीछे अमेरिका के इरादे एक नहीं बल्कि कई थे। पहला तो सीधा साधा है, रिसोर्स कंट्रोल। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है, उसे अपने कब्जे में लेना। दूसरा, जियोपॉलिटिकल दबदबा बनाना, मतलब ये साबित करना कि पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर सिर्फ अमेरिका का हक है। तीसरा, अपने दुश्मनों खासकर चीन और रूस को एक कड़ा मैसेज देना। और आखिर में जाहिर है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, देश के अंदर एक ताकतवर और निर्णायक लीडर की इमेज बनाना। तो वेनेजुएला की कहानी तो एक तरफ, अब चलिए दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, आर्कटिक के बर्फीले मैदानों की तरफ, क्योंकि इस संकट का दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक मोर्चा खुला है ग्रीनलैंड में। और यहां अमेरिका का तरीका बिल्कुल अलग है। वेनेजुएला में क्या हुआ? सीधा हमला। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका ने डेनमार्क को एक मिलिट्री अल्टीमेटम दिया है। साफ साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड का कंट्रोल हमें सौंप दो, वरना सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहो। तो सवाल फिर वही, अब ग्रीनलैंड क्यों? इस बर्फ से ढके द्वीप में ऐसा क्या खास है कि अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक वैल्यू जबरदस्त है। देखिए, पहला कारण है आर्कटिक पर कब्जा। बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं, जमीन के नीचे खनिजों का भंडार है। दूसरा, यह रशिया और चाइना के लिए एक चोक पॉइंट है। यहां बैठकर आप अटलांटिक में उनकी नेवी की आवाजाही को रोक सकते हैं। और शायद सबसे अहम, ये नॉर्थ अमेरिका के लिए एक गोल्डन डोम, एक मिसाइल डिफेंस शील्ड बना सकता है। मतलब अमेरिका के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन गया। तो जाहिर है, जब इतना कुछ हो रहा हो तो पूरी दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। तो बाकी देश इस पर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए अब ग्लोबल रिएक्शन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इससे खतरनाक बात हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड पर हमला टेक्निकली डेनमार्क पर हमला है, और डेनमार्क एक नेटो सदस्य है। इसका मतलब ये सीधा नेटो के आर्टिकल 5 पर हमला है। वो आर्टिकल जो कहता है कि एक पर हमला, सब पर हमला। अगर ये होता है तो ये पूरा मिलिट्री अलायंस नेटो एक झटके में खत्म हो सकता है। तो बाकी बड़ी ताकतों का क्या स्टैंड है? रूस, वो इसे एक मौके की तरह देख रहा है। अमेरिका की हरकतों का बहाना बनाकर वो आर्कटिक में अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है। चीन बहुत ज्यादा चिंतित है। वो सीधा पंगा तो नहीं ले रहा, लेकिन ताइवान को लेकर अपना प्लान तेज कर रहा है। और भारत ने बड़ी सावधानी से न्यूट्रल पोजीशन ली है। पब्लिक में तो बातचीत की अपील कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आत्मनिर्भर भारत पर और जोर देकर अपनी मिलिट्री को मजबूत करने में लगा है। अब देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नक्शों और सेनाओं का खेल नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी पे और आम आदमी की जेब पे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सब का इकोनॉमिक शॉकवेव कैसा है। मार्केट में जो पैनिक फैला, उसका पहला असर दिखा तेल की कीमतों पे। लड़ाई के डर से, सप्लाई चेन टूटने के डर से ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधा $110 प्रति बैरल के पार चला गया। मतलब दुनिया भर में हर चीज महंगी होने का रास्ता खुल गया। अब होता क्या है कि जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है तो सारा पैसा भागकर एक सेफ जगह पर जाने लगता है, और वो सेफ जगह मानी जाती है अमेरिकी डॉलर। तो डॉलर की डिमांड बढ़ी
और नतीजा, भारतीय रुपए जैसी करेंसीज पर जबरदस्त प्रेशर आया। $1 की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच गई। इसका सीधा मतलब है कि हमारे लिए तेल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर इंपोर्टेड चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी। और एक चीज है जो डर के माहौल में हमेशा चमकती है, और वो है सोना। गोल्ड को अल्टीमेट सेफ एसेट माना जाता है, तो जैसे ही ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ा, सोने के दाम आसमान छूने लगे। भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 90,000 रुपए के रिकॉर्ड लेवल को भी पार कर गई। इस पूरी सिचुएशन का असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी साफ साफ दिख रहा है। जिन सेक्टर्स को तेल महंगा पड़ने से नुकसान होता है, जैसे एविएशन, पेंट्स, ऑटो, वो सब नीचे जा रहे हैं। वहीं आईटी सेक्टर को फायदा हो रहा है क्योंकि रुपया कमजोर है और उनकी कमाई डॉलर में होती है, और जाहिर है लड़ाई की आहट से मेटल्स और डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी आ गई है। अब भारत जैसी उभरती इकोनॉमी के लिए ये संकट एक बहुत ही बुरे सपने जैसी सिचुएशन बना रहा है, जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी की स्पीड तो कम होती जा रही है, मतलब ग्रोथ स्लो हो रही है, लेकिन पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, यानी महंगाई बढ़ रही है। मतलब धीमी ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन एक साथ, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा लगता है कि माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर वापस आ गया है। इस नई अनिश्चित दुनिया में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अब कौन महफूज है?